सत्ता के गलियारों में बिल्कुल खामोशी से खड़े एक ताकतवर पहरेदार की कल्पना कीजिए। एक ऐसा पहरेदार जो भारत के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की निगरानी के लिए बनाया गया था। आज के इस एक्सप्लेनर में चर्चा होगी द लोकपाल की, सत्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ देश का सबसे बड़ा और अहम हथियार। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। कहा जाता है ना, अ वॉचडॉग विथ स्टैट्यूटरी टीथ बट अ डिलेड बाइट, यानी कानून ने इस पहरेदार को ताकतवर दांत तो दिए हैं, पर इसके काटने में, इसके एक्शन लेने में काफ़ी देरी हो रही है। जब देश चलाने वालों पर ही सवाल उठने लगें तो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लोकपाल को इसीलिए बनाया गया था ताकि वो बिना किसी डर के सबसे बड़े नेताओं और अधिकारियों से सीधे सवाल पूछ सके। लेकिन असली मुद्दा यह है कि क्या जमीन पर यह संस्था वाकई असरदार साबित हो रही है? आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये अचानक खबरों में क्यों छाया हुआ है। एकदम सटीक समय और तारीख पर गौर करें तो 5 मई 2026, इस दिन एक बेहद अहम रिपोर्ट सामने आई। ये थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस की 145वीं यानी 145th रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने एक सख्त चेतावनी दी और मांग की कि लोकपाल के इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन विंग्स को बिना किसी देरी के तुरंत पूरी तरह से शुरू किया जाए। ये रिपोर्ट अपने आप में एक वेकअप कॉल है और इसीलिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से इसके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बेसिक परिभाषा को क्लियर करते हैं। आखिर लोकपाल है क्या? ये एक स्टैट्यूटरी, ऑटोनमस और सुई जेनेरस एंटी करप्शन संस्था है। सुई जेनेरस का मतलब होता है अपने आप में बिल्कुल अनोखी। इसे लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013 के तहत बनाया गया था। ये साल 2013 और इस कानून का पूरा नाम याद रखना काफी जरूरी है। ये कोई आम सरकारी विभाग नहीं है। ये पूरी तरह से एक आजाद संस्था है जिसे पार्लियामेंट ने एक कानून के जरिए विशेष शक्तियां दी हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने ताकतवर वॉचडॉग को चुनता कौन है? इसकी सिलेक्शन कमेटी पर ध्यान दीजिए। इसमें देश के सबसे ऊंचे पद शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री खुद इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। उनके साथ आते हैं लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई जज, और आखिर में एक एमिनेंट जुरिस्ट जिन्हें राष्ट्रपति नामित करते हैं। इस चुनाव प्रक्रिया में एक बहुत ही शानदार नियम है जिसे द 50% रूल कहते हैं। लोकपाल में एक चेयरपर्सन के अलावा अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं और नियम ये कहता है कि इनमें से कम आधे सदस्य शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज और महिलाओं में से होने ही चाहिए। आइए इन 8 सदस्यों की क्वालिफिकेशंस को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। इनमें बराबर मात्रा में 2 तरह के सदस्य होते हैं, 4 जुडिशियल और 4 एमिनेंट पर्सन्स। जुडिशियल मेंबर्स के लिए जरूरी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज हों या फिर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रह चुके हों। दूसरी तरफ आते हैं एमिनेंट पर्सन्स। इनके पास एंटी करप्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस, लॉ या मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में कम से कम 25 साल का, जी हां 25 साल का गहरा अनुभव होना अनिवार्य है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? कानून इस मामले में बिल्कुल साफ और क्लियर है। सदस्यों और चेयरपर्सन का टर्म ऑफ ऑफिस उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक होता है या फिर उनकी उम्र 70 साल पूरी होने तक। इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए वही उनकी लिमिट होगी। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जुरिस्डिक्शन एंड इन्वेस्टिगेटिव पावर्स। आखिर लोकपाल की ये पेनिट्रेटिंग गेज यानी इसकी जांच की निगाहें कहां तक जाती हैं? लोकपाल का आकार और इसका दायरा सोचने से भी बड़ा है। इसकी जांच के दायरे में खुद देश के प्रधानमंत्री, सभी मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए, बी, सी और यहां तक कि ग्रुप डी के अधिकारी और कर्मचारी भी आते हैं। प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद से लेकर एक दफ्तर के ग्रुप डी ऑफिशियल तक कोई भी इसकी नज़र से बच नहीं सकता। ये सच में एक मैसिव स्कोप है। आप जरा इस वॉचडॉग की असली ताकत को अनपैक करते हैं। लोकपाल के पास दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, जिसे हम आमतौर पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई कहते हैं, उस पर पूरी सुपरिंटेंडेंस यानी निगरानी रखने का अधिकार है, खासकर उन मामलों में जो लोकपाल ने खुद उन्हें सौंपे हों। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी को लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों पर अपना पूरा एक्शन रिपोर्ट देना ही पड़ता है।
और सबसे कमाल की बात, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते वक्त लोकपाल के पास एक सिविल कोर्ट की पूरी शक्तियां होती हैं। ये गवाहों को बुला सकते हैं और सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। अब तीसरा हिस्सा, रोड ब्लॉक्स इन द सिस्टम। इतनी इमेंस पावर होने के बावजूद इस संस्था को आखिर कौन सी चीजें रोक रही हैं? आइए उन जंजीरों का विश्लेषण करते हैं। एक तरफ है इंक्वायरी विंग। लंबे इंतजार के बाद 2024 में इसे फॉर्मली बना तो दिया गया, लेकिन ये अभी तक डे फैक्टो यानी असलियत में पूरी तरह फंक्शन नहीं कर पा रहा, क्योंकि सर्विस रेगुलेशंस अब तक अटके हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ है प्रोसिक्यूशन विंग। इसे सिर्फ इसलिए होल्ड पे रखा गया है क्योंकि केस ही बहुत कम आए हैं। सोचिए, देश भर में सिर्फ 7 केस जो 13 पब्लिक सर्वेंट से जुड़े हैं। एक विंग नियमों में फंसा है और दूसरा इनएक्शन का शिकार है। चौथा और आखिरी हिस्सा, फिक्सिंग द एंटी करप्शन मशीनरी। चलिए अब उस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं जो इन सारी समस्याओं का समाधान बताता है। 145वीं रिपोर्ट का रेस्क्यू प्लान आखिर कहता क्या है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप, इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन विंग्स को अगले 6 महीने के अंदर पूरी तरह से ऑपरेशनल करना ही होगा। दूसरा, दिल्ली में कम से कम एक डेडिकेटेड स्पेशल कोर्ट बनाई जाए ताकि केसेस का ट्रायल जल्दी से जल्दी निपटे। तीसरा, सरकारी अफसरों के जवाब देने के लिए स्ट्रिक्ट मैंडेटरी टाइमलाइंस हों और अगर वो टाइम पर जवाब ना दें तो मामला ऑटोमेटिकली उनके सीनियर्स तक एस्केलेट हो जाए। और चौथा स्टेप, डेटा और एनालिसिस को तेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसी संस्था जिसे इसलिए बनाया गया था कि वो देश के सबसे शक्तिशाली लोगों पर भी बिना किसी डर के नजर रख सके। पर सोचिए, अगर सही वक्त पर एक्शन ही ना हो और जनता का विश्वास इस सिस्टम में ना बचे तो आखिर असल शक्ति किसके हाथ में रह जाती है? क्या लोकपाल सिर्फ किताबों में लिखा एक कानून बन के रह जाएगा, या फिर ये भारत में जवाबदेही की एक सच्ची और आज़ाद आवाज़ बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर जागरूक नागरिक के दिमाग में होना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही क्लियर रखिए और सीखने का ये सिलसिला जारी रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।